बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म आरईन। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की इस वक्त जो हिंदू इंतहा पसंदी है वो इंतहा को पहुंच गई है। इतनी इंतहा को पहुंच गई है कि हम आप सब ये चीज़ें देख रहे हैं और हम ये चीज़ें जो है वो किस तरह नोटिस करते हैं, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे किस तरह नोटिस की जाती हैं, इस पर बात करेंगे। इस पर हम आज का जो है सवाल वो भी करेंगे। अच्छा, साथ साथ बहुत बड़ी पाकिस्तान की मीडिया है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री है, लेकिन वो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दे सकी, वो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दिखा सकी। जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ओहायो, अमरीकी रियासत है ओहायो, वहाँ पर एक इमाम मस्जिद को जो है वो बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, अगवा करके। उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, जो कि मंजर आम पर अभी तक नहीं आई है। साथ साथ जो है अगर आप ये देखें कि नसीरुद्दीन शाह का जो है वो बयान आ चुका है इस पर कि हम जो है वो अगर हिंदू इंतहा पसंदी इसी तरह रही तो हम जो है मुकाबला करेंगे, हम जो है वो खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रहती हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आती रहती हैं कि जब हिंदू इंतहा पसंदी इंतहा को पहुँचती है तो वहाँ पर जो इंडिया में, ख़ासतौर पर भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो क्या सलूक किया जाता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती बहुत आम है, जुल्म और ज्यादती बहुत कॉमन है, जुल्म और ज्यादती उनके लिए इंटरटेनमेंट है। अगर देखा जाए भारतीय लोग जो हिंदू इंतहा पसंद है, सारे नहीं, जो हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं वो किस तरह मुसलमानों की ईदें, बकरा ईदें, रमज़ान कैसे बर्बाद करते हैं, कैसे वो उनकी ईदें, उनके बच्चों को कत्ल कर देना, यहां तक के नौजवान जो वहां पर रोजगार की तलाश में रोड्स पर जाते हैं, रोड्स पर काम कर रहे होते हैं, उनको भी वो जुल्म ज्यादती का निशाना बनाते हैं। पूरी इंडिया में बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई है कि वहां के जो इन्फ्लुएंसर है, जो वहां के एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी आज जो है वो फट पड़े कि अगर इसी तरह हिंदू इंतहा पसंदी चलती रही और इसी तरह इंडिया ने जुल्म बंद ना किया, मोदी सरकार ने अगर इस हवा को ना रोका जो मजीद तेज होने वाली है, इसको ना रोका, तो हम मुकाबले की तरफ आएंगे और वहां पर एक और लाहौर बनेगा। देखें, 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इसकी वजह भी यही थी कि वहां पर माइनॉरिटीज को जो है ना माइनॉरिटीज़ को जो है वो हमने लेकर जो है वो चलना था, माइनॉरिटीज़ को जो है वो पाकिस्तान में हमने सेव करना था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटीज़ इंडिया में, यानी कि जो भारत में माइनॉरिटीज़ थी वो मुसलमान थे। वहाँ पर मुसलमानों ने अपने अलग मुल्क का मुतालिबा किया ताकि जो आज कायद-ए-आज़म का विजन देखें, आप हमारे कायद का विजन देखें जो आज से 74-75 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे पहले इनका विजन था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाएगी, वहाँ पर मुसलमान जो है वो महफूज नहीं रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई, वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, वहाँ पर जो और माइनॉरिटीज़ हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ भी जुल्म अपनी इंतहा पर पहुँच चुका है। वो जुल्म भी उनके साथ, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक जो कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि भारत, यानी कि इंडिया में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर रहे, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी जो है वहाँ पर पल सके और हिंदू कम्युनिटी का ही मुल्क बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो और हिंदू मजहबी जो लोग हैं वो इस पर बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है गैर सरकारी सतह पर ये बातें नहीं होती, ये बातें गैर सरकारी सतह पर होती हैं। लेकिन जाहिर है मोदी सरकार की हुकूमत है और मोदी सरकार की हुकूमत में इस चीज़ को काफ़ी हवा दी गई, इस चीज़ को काफ़ी उठाया गया। पहले सिख एहतजाज पर रहे और सिख खालिस्तान बनाने जा रहे हैं, मुसलमान एक और लाहौर बनाने जा रहे हैं। भारत किस तरफ जाएगा, पॉलिटिकल अफेयर्स किस तरफ जाएंगे, इस बात का अंदाज़ा तो वक्त आने पर ही लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो सवाल है वो ये है कि क्या मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया महफूज है? क्या मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया महफूज है? क्या मुसलमान पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में महफूज हैं? जब पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकन जो है वो डेलीगेट, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, श्रीलंकन जो है वो एक वर्कर थे जो वहाँ पे मैनेजर थे एक कंपनी में। वहाँ पर उनको जब बेरहमी से पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, इंतहा पसंदी उरूज को पहुँची और उनको जब कत्ल किया गया तो पूरा पाकिस्तान चीख उठा, पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा। पाकिस्तान के किसी भी शहरी ने इस बात पर जो है, इस बात की मजम्मत, ऐसा कोई शहरी नहीं होगा जिसने इस बात की मजम्मत ना की हो। पाकिस्तान के हर शहरी ने इस बात की मजम्मत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। और रातों रात ज़ाहिर गिरफ्तारियां भी अमल में आई और रातों रात जो है
रातों रात जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में आई, रातों रात जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में आई, और रातों रात जो है वो चीजें भी उसी तरह हुई। और जो एक वाहिद रेस्क्यूअर था, एक वाहिद शख्स, एक वाहिद रेस्क्यूअर था जो जिन्होंने इनके खिलाफ उस इंसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको पाकिस्तान ने तमगा शुजात से नवाजा, तमगा शुजात दिया उनको, क्योंकि ताकि लोग मोटिवेट हों सरकारी सतह पर। मैं ये समझता हूं कि जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और जब से हम इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, जब चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो आज तहरीक इंसाफ है या इससे पहले और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी हुकूमत रही, उसमें भी माइनॉरिटीज़ को उतने ही हकूक मिले। माइनॉरिटीज़ को एक आम शख्स माइनॉरिटीज़ को किस तरह टैकल करता है, माइनॉरिटीज़ को किस तरह अपने साथ लेकर चलता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले अफराद, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाली ख़वातीन और हज़रात, यहाँ तक के सरकारी सतह पर हम क्रिसमस हो, दिवाली हो, होली हो, किसी किस्म का भी कोई जो है ना इनका रस्मी इवेंट होता है माइनॉरिटीज़ का, उनको हम उसी जोशो खरोश से मनाते हैं। मीडिया कवरेज देता है, बाकायदा मीडिया के जो नुमाइंदगान होते हैं वहाँ शामिल होते हैं। सरकारी सतह पर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी सैलरीज, यानी कि जो दिसंबर की 25 होती है उससे पहले इनकी सैलरीज भी इनके अकाउंट्स में सरकारी सतह पर ट्रांसफ़र की जाती हैं और गैर सरकारी सतह पर ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसी पर बात करने के लिए जो है वो हमने हमारे साथ लाइन पर मौजूद है माहिरा अहमद मियां जी। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है, मेरी कुलीग भी रही हैं और हमने मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो हमने चीज़ें बहुत नैरो करके जो हैं वो देखी हैं। तो मैं माहिरा अहमद मियां जी को हमने जो है ना टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कैसे हम और आप कैसे टैकल करते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक करते हैं और सरकारी सतह पर माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो है ना वो बाहर हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माहिरा, सवाल ये था कि अभी आपने जैसा सुना होगा कि एक रियासत है अमेरिका की ओहायो, वहाँ पर एक इमाम मस्जिद को अगवा करके कत्ल कर दिया। अगर यही सिलसिला पाकिस्तान में या कराची में होता तो या पाकिस्तान के किसी और शहर में होता तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा होता। जैसा कि अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक श्रीलंकन डेलीगेट जो है उनको कत्ल कर दिया गया था, तो उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत की, हर शख्स ने मजम्मत की। तो वहाँ पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। वहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलम बरदार हैं, उनकी फलाही तंजीम और जो अलम बरदार हैं पीस की, वो उन्होंने कुछ की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे और साथ साथ हम आपसे और सवाल भी करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमारी जो अवाम है या जो एक्टिविस्ट हैं या जो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं या आम अवाम भी है, वो इस इशू को बड़ा रेज करते हैं और इससे बहुत ज्यादा बातचीत होती है, लोग रैलियां निकालते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी हद तक जो है वो कोशिश करें और उनको इंसाफ मिले। तो आई थिंक कि हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन आई हैं जिसमें हमने बहुत नाजायज भी किया है माइनॉरिटीज के साथ, लेकिन फिर जो अवाम है वो उनका भरपूर हिस्सा साथ देती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। लाइक अगर हम देखें, हमारे पास स्पेशल माइनॉरिटीज का एक कोटा होता है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, हर एक सूबाई लेवल पे होता है, फिर सूबे में जो टाउन्स आते हैं जिले के लेवल पे उनको ये सारी सहूलतें दी जाती हैं। और अगर उसके अलावा हम देखें तो हम बहुत सारी चीजों में उनको इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनकी कोई सेलिब्रेशंस आती है, जैसे पहले का एक जमाना था जब होली और दिवाली या फिर आप जो है वो क्रिसमस मनाते थे तो लोग आपको कहते थे कि आप ये नहीं मना सकते, लेकिन अब लोग जो है वो इसको बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। पॉलिटिशियंस भी मैंने देखा है कि मना रहे होते हैं, और पॉलिटिशियंस के अलावा हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी इन तरह की एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन लोगों को शामिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है उनकी कि किस तरीके से उनको हर एक चीज में इंक्लूड किया जाए।
जी बस यही बात है कि हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कि हम ये त्यौहार, जो भी त्यौहार आते हैं, क्रिसमस अभी रिसेंटली गुजरा है, उसके अलावा न्यू ईयर आता है, उसके अलावा जो हिंदू त्यौहार होते हैं जैसे दिवाली है, होली है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, हम जैसे लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, इवन कि उनको कवरेज भी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे इस बार तो सरकारी सतह पर, अगर जिस तरह सरकारी सतह पर 12 रबीउल अव्वल मनाया गया उसी तरह सरकारी सतह पर क्रिसमस भी मनाया गया और बाकायदा उनको बहुत सपोर्ट किया गया, और इसी तरह हमारे और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है माहिरा, हम और आप ऑर्गेनाइजेशंस, हम जो माइनॉरिटी, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, हम क्या उनको, आपको ऐसा लगता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ उनको इक्वली देते हैं? अगर कोई शख्स जो है वो इतना कैपेबल है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होती हैं उनके लिए? मेरे ख्याल से तो हम जिस सेक्टर में काम करते हैं, हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, वहाँ पे प्रेफर ही माइनॉरिटीज को किया जाता है। और फिर वहाँ पे माइनॉरिटी से मुराद सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशल बनता है, जिसकी कोई स्पेशल डिसेबिलिटी है, हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। और जॉब्स में अच्छी पोजीशन पे ये लोग हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं, सारी चीजें हो रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो बढ़ चढ़ के अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लाइक अगर कोई कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट के मौके आ जाते हैं, तो उनको इक्वली मौका मिलता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और जिस सेक्टर में हम काम करते हैं उसका तो ये है कि इंक्लूजन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, और उस इंक्लूजन में यही है कि आप जो है वो माइनॉरिटीज को इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल दूं, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी से भी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हैं। तो आई थिंक हमारा जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर है, या और भी बाकी अब तो आप मल्टीनेशनल्स की बात कर लें या कहीं पे भी चले जाएं, मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि आप जो है वो नॉन मुस्लिम है तो आपको हम जॉब नहीं देंगे। अब बात होती है टैलेंट की, अब बात होती है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अच्छे हैं, आप इस काबिल हैं, तो आपको जरूर रखा जाता है। जी, थैंक यू सो मच माहिरा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा। आप क्या समझती हैं कि अभी एज अ सोशल एक्टिविस्ट के ऐसी क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी चाहिए? जिस तरह भी इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर जो है ना जुल्म ज़्यादती की जा रही है। इवन कि वहाँ के, मतलब मैं और आप और मीडिया के अलावा वहाँ के जो अपने पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के जो लोकल बहुत बड़े नाम हैं, जो वहाँ के एक्टर हैं, उन्होंने भी आज एक बयान दिया कि भाई ये इंतहा पसंदी इस हद तक पहुँच गई है कि हमें एक और लाहौर बनाना पड़ेगा। तो आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट क्या आप समझती हैं कि ऐसी कौन सी कैंपेन्स या कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि ये जो इंतहा पसंदी हो किसी भी मुल्क की, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो या और, जिस तरह अमेरिका में आज उस दिन इंसिडेंट हुआ कि एक इमाम मस्जिद को जो है वो रिलीजियसली उनको अगवा करके उनको जो है कत्ल कर दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, कैसी कैंपेन्स होनी चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, और क्या गवर्नमेंट से आप जो है डिमांड कर सकते हैं कि भाई ऐसी कैंपेन्स है ना, ताकि पूरी दुनिया में एक पीसफुल मैसेज जाए और पूरी दुनिया में जो है वो ये चीज़ें कम हो, बहुत रिड्यूस होनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगी, कौन सी कैंपेन्स चलनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ग्लोबल मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसमें यूथ को मोस्टली ज्यादातर एंगेज करना चाहिए, और उनका जो मेन मकसद होना चाहिए वो यही है कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उनको रिजॉल्व करने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म है, तो वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म की प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम डायलॉग्स करा सकते हैं, हम आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज करा सकते हैं, हम म्यूजिक की एक्टिविटीज करा सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो सारे क्राउड को एक जगह इकट्ठा करे और उनको ये बताए कि ये जो आपस के झगड़े हैं या जो ये फसाद है, इससे कुछ नहीं होता। और ये एक टाइम का सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं म्यूजिक का एक कॉन्सर्ट करा रही हूँ पीस के लिए, तो आई थिंक वो एक वन टाइम चीज है, वो ज्यादा शायद उसका इम्पैक्ट हो एक टाइम के लिए, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो हमें शायद ज्यादा से ज्यादा डायलॉग्स करने पड़ेंगे। हमारे जो बड़े हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उनको बैठना पड़ेगा, उनको बातचीत करनी पड़ेगी और आपस में डायलॉग्स करने पड़ेंगे, अवाम को समझाना पड़ेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है लोगों की सोच पे वो किसी न किसी तरीके से इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे जो लीडर्स हैं, स्पेशली अगर इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ कुछ चीजें हो रही हैं, तो अगर उनके लीडर्स ही उनको ये चीज करने से रोकें, उनको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर आए और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करें जिसमें वो मुसलमानों और हिंदुओं का
में भी कुछ आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज करके उनको मिलाएं, या इंटरफेथ हार्मनी पे, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम उनके चर्च भी विजिट करते हैं, हम उनके मंदिर भी विजिट करते हैं, और हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपने साथ साथ लेके चलते हैं। तो अगर वहाँ के मुसलमानों को भी साथ इसी तरीके की एक्टिविटीज हो तो नॉट सडनली बट आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है माहिरा, बहुत शुक्रिया जो है वो आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। बस जो है इन्हीं चीज़ों को जो है वो लेकर चलने की बजाय, जैसे माहिरा ने समझाया कि हमें ग्लोबल जो है ना वो कैंपेन्स करनी होंगी, हमें ग्लोबली इन चीज़ों को इंगेज करना होगा, हमें ग्लोबली जो है वो चीज़ों को लेकर चलना होगा। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की या उसकी नहीं है, बात यहाँ पर है इंतहा पसंदी की, जो कि सरकारी सतह पर हो रही है। इंतहा पसंदी जो है वो सरकारी सतह पर इंडिया में जो अभी जो मोदी सरकार है, इनके जो पैरोकार हैं और जो इनका हिस्सा है, उन्होंने बहुत अरसे से कश्मीर को जो है वो आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पर जो है वो आप लोगों को पिछले दिनों देखा होगा, सरकारी सतह पर भी इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है ना वो इमरान खान ने इस पर बात की, शाह महमूद कुरैशी ने इस पर बात की, इवन के जो और ममालिक के लीडरान हैं उन्होंने बात की कि जो कश्मीर है उसको जो है वो छोड़ा जाए, कश्मीर को उसका हक के जो राय है उसको इस्तेमाल करने की, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, ताकि उनको पता चल सके कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अभी तो वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो ऑक्युपाइड है, अभी तक डिस्प्यूटेड है। लेकिन जो इस वक्त जो इंडिया के, जो भारत के जो लोकल मुसलमान हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो इनह्यूमन सलूक है। मैं हैरान हूँ उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो पूरी दुनिया में अपना परचम लहराए हुए हैं कि वो जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, चाहे वो यूएन की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो किसी और मुल्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं। अगर यही चीज़ें जो इंडिया में हो रही हैं, यही चीज़ें सरकारी सतह पर अगर पाकिस्तान में की जाएं, सरकारी सतह पर अगर पाकिस्तान में हों, तो देखें कि पूरी दुनिया किस तरह पाकिस्तान के ऊपर तलवारें लटका देती है, किस तरह पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा देती है। दोहरा सलूक क्यों किया जाता है, ये दोहरा सलूक क्यों होता है? अगर यहाँ पर कोई क्रिश्चियन गलती से किसी इंतहा पसंदी की वजह से कत्ल किया जाता है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स बोलते हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स बात करते हैं। लेकिन जब यही कत्ल एक क्रिश्चियन मुल्क के अंदर मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जाता है, एक इमाम मस्जिद को शहीद किया जाता है, तो वहाँ पर कोई इंटरनेशनल फोरम्स जो है वो बात नहीं करते, कोई पाबंदियां नहीं लगती, वहाँ पर मुसलमानों की राइट्स के लिए कोई काम नहीं किया जाता, वहाँ पर मुसलमानों की राइट्स की कैंपेन्स नहीं चलाई जाती। तो ये सारा जुल्म और सारा अगर मुसलमानों की तरफ हो तो एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाता है, और अगर गैर मुस्लिम करे तो उसको एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, या उसको आप ये कह लें कि वो उसको कहा जाता है कि जहनी जो है वो तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या ये इनका जहन ख़राब है। वो इंडिविजुअल की बात की जाती है। लेकिन अगर यही कोई मुसलमान करे तो वो बात जो है वो पूरे मुसलमानों के ऊपर थोप दी जाती है। हमसे मज़ीद बात करेंगे, फिलहाल लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपने सुना और देखा कि उससे पहले जो कॉलर थी हमारे साथ माहिरा अहमद मियां जी साहिबा, उन्होंने कहा कि हमें ग्लोबली कैंपेन चलानी चाहिए, लेकिन ग्लोबली कैंपेन चलाने के लिए हमें इंतहा पसंदी रोकनी होगी। हमें सरकारी सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर जो है वो बावर करवाना होगा, जो पूरी ह्यूमन कमीशन है और जो पूरी यूएन है, हमने उन्हें बावर करवाना होगा कि ये इंतहा पसंदी बंद की जाए, वरना खाना जंगी जो है वो इंडिया में हो सकती है। वहाँ पर एक और लाहौर बन सकता है। बात सिर्फ ये है कि वहाँ पर हिंदू जो है वह मुसलमान जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी में नहीं है, उनकी एक बड़ी तादाद है। जितनी पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद है उतनी ही वहाँ पर एक तादाद है, वहाँ पर एक और पाकिस्तान भी कायम हो सकता है। बहरहाल इसी हवाले से हमने बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मज़हब जो है वो इस बारे में क्या कहता है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और मज़हब हो, मज़हब इस बारे में क्या कहता है। इस हवाले से हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया जो है वो वक्त निकालने के लिए। कैसे हैं आप, खैरियत से?
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, सिर्फ बात ये करनी थी हमने कि मज़हब हमारा जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि हम जो है वो गैर मुस्लिम्स के जो इवेंट्स हैं उन पर हम शामिल हो जाएं, या हम जो गैर मुस्लिम्स के इवेंट्स हैं हम उनको सरकारी सतह पर जो है वो मनाएं। यानी कि एक सरकार है, ज़ाहिर है उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनके हुकूक में रखते हुए हम इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि खुद इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ये बात शामिल है कि किसी भी इस्लामी ममलकत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर, इस्लामिक स्टेट के अंदर जो गैर मुस्लिम बाशिंदे होते हैं, उन तमाम गैर मुस्लिम बाशिंदों की इबादत गाहों का, उनके मकानात का, उनके घरों का, उनकी तमाम दुकानों, बाजारों, मार्केटों और उनकी तमाम मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और ये इस्लाम का भी बुनियादी तकाजा और इस्लाम की बुनियादी कलीदी तालीमात भी हैं। हम पर बतौर मुसलमान ये फरीजा भी आयद होता है, इसके साथ साथ प्लस आईन पाकिस्तान का भी ये तकाजा है। लिहाजा जिस आज़ादी का गैर मुस्लिमों को तकाजा होता है वो मुकम्मल तर आज़ादी पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को हासिल है, और चर्च, मंदिर, उनकी इबादत गाहें, उनके गिरजे वो महफूज है, वो अपनी इबादतें कर सकते हैं, प्रैक्टिस चल रही है, कर रहे हैं। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ जितनी अक़लियतें पाकिस्तान में महफूज हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में मिनॉरिटीज में किसी को भी उतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है जितना मिनॉरिटीज को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गैर मुस्लिमों के इवेंट आते हैं या त्यौहार आते हैं तो क्या बतौर मुसलमान हम उसमें शरीक हो सकते हैं या नहीं? तो ये याद रखिए, उनके साथ हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना, उनके साथ अच्छे तरीके से हुस्न सलूक का मुजाहरा करना, ये तो खुद इस्लाम की बुनियादी तालीमात का तकाजा है, ये तो शरीयत का तकाजा है। लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम फर्ज करो कोई दुनियावी तकरीब रखता है, मिसाल के तौर पे शोरूम खोल लिया, उसने दुकान खोली है, बाजार उसने खोल दिया, उसको कोई दुनियावी तकरीब उसने कोई रखी है, तो उस दुनियावी तकरीब के अंदर मुसलमान शामिल हो सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। उनकी खुशी के अंदर शरीक हो, उनके गम के अंदर शरीक हो, कोई परेशानी की बात नहीं। सिर्फ मजहबी त्यौहार का इशू ये है कि मजहबी त्यौहार के अंदर आप इस तरह के कलिमात को उनको कह सकते हैं कि जी आप लोगों को खुशियां मिली हैं, हम भी चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें फैलाए, हम भी चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें। लेकिन उनके बाकायदा दीनी या जो उनका मजहबी त्यौहार है उसमें आप और हम शरीक नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि वो उनके मजहब का एक पार्ट है। तो जब वो उनके मजहब का एक पार्ट है, जिस तरह हम उनसे ये डिमांड और मुतालबा नहीं करते कि वो ईसाई और हिंदू रहते हुए हमारी ईद की नमाज में आकर शमूलियत इख्तियार करें, वो ईसाई और हिंदू रहते हुए रमजान के रोजे रखें, वो ईसाई और हिंदू रहते हुए बकरा ईद के मौका पर कुर्बानियां करें, वो ईसाई और हिंदू रहते हुए यहाँ आकर ईद उल फितर की नमाज अदा करें और फितराना दें। ईद के दिन जो हमारी ईद है उस मौके पर नए कपड़े पहने, गुस्ल करें, खुशियां मनाएं। जैसे हम उनसे ये डिमांड नहीं करते क्योंकि ये हमारे मजहब का पार्ट है, ये हमारा दीनी त्यौहार का मामला है, ये हमारे इस्लामी इवेंट्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह उनके जो मजहबी इवेंट्स हैं, मजहबी त्यौहार हैं, हम बतौर मुसलमान उनमें शरीक नहीं हो सकते। हमारे लिए उसमें शिरकत करना शरई और फिक़ही फतवे के एतबार से दुरुस्त नहीं है। बाकी जहाँ तक हुस्न सलूक का ताल्लुक है, अच्छे अखलाक का ताल्लुक है, वो तो हमें पेश करना ही चाहिए। हमेशा उनके साथ अच्छे सलूक के साथ ही हमें बिहेवियर रवैया रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो हुस्न सलूक है उसके साथ तो हम उनमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें वो इबादत कर सकें तो उनको ये जगह मुहैया करना ये सरकारी जिम्मेदारी है कि उनकी जो इबादत गाहें हैं वो भी महफूज रहें, उनकी जितनी भी मजहबी रसूमात हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये आप इस बात को मानते हैं कि इस्लाम भी इस चीज़ की परमिशन देता है कि ये सरकारी जो है वो चीज़ें सरकारी सतह पर जो है वो इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए सरकारी सतह पर?
बिल्कुल सही है। मैं तो पहले कह चुका हूँ, उनकी तमाम इबादत गाहें, उनके कलीसे, उनके मंदिर, उनके गिरजे, उनके चर्च बिल्कुल महफूज रहेंगे। खुद उनके वजूद, उनकी बीवी बच्चे, उनके माल, उनकी मार्केटें, बाजार, दुकानें, शॉपिंग सेंटर बिल्कुल महफूज रहेंगे। हम पर बतौर मुसलमान उनका तहफ़्फ़ुज़ करना शरअन जरूरी है। अभी आपने हाल ही के अंदर देखा है कि सियालकोट का जो सानिया पेश आया है और सियालकोट इंसिडेंट के अंदर श्रीलंकन गैर मुस्लिम मैनेजर को जो कत्ल किया गया, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। पूरा पाकिस्तान खड़ा हो इस्लामी गया। नजरियाती जी कौंसिल बिल्कुल। का रुकन, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पिछले दिनों 8 घंटे तवील तरीन इजलास डीपीओ सियालकोट को बुलाया, ब्रीफिंग ली, नेशनल एक्शन प्लान, एक्टा, एटमा, ये इनाम गनी साहब को, इंतजामिया के लोगों को, जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, हमने सबको बुलाया। उसके असबाब क्या थे, किस बुनियाद पर यह वाक़या पेश आया। अब मैं अगले महीने खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सियालकोट के अंदर मदरू हूं, तो हम तो खुद इसको कंडेम कर चुके हैं। आपने देखा विफाकुल मदारिस की सतह पर तमाम के तमाम उलमा, सदर विफाकुल मदारिस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अली की क़यादत में श्रीलंकन एम्बेसी के अंदर गया है और उस वफद में जाकर इजहार ताज़ियत किया है। मौलाना तारिक जमील साहब गए हैं, दीगर उलमाए कराम गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो खुद इसकी हसासियत और नजाकत को समझते और जानते हैं, और ये हम किसी पर एहसान नहीं करते। ये खुद इस्लाम की तालीमात है, बिल्कुल बिल्कुल, हज्जतुल वदा की तालीमात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है और आईने पाकिस्तान का तकाजा है। और आईने पाकिस्तान का तकाजा है। और कायद आज़म ने जो फरमाया था कि आप आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, मस्जिद मंदिर जहां आप जाना चाहें, पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पर तासुर कुछ और जाता है। अगर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, उसका तासुर पूरी दुनिया में बहुत अजीब जाता है, पूरी दुनिया में जो है उसका तासुर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तासुर को उस तरह ना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, या वो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन सी ऐसी जमातें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा तासुर जाता है कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान एक इंतहाई जो है ना वो मजहबी इंतहा पसंद कंट्री है, या पाकिस्तान के लोग मजहबी इंतहा पसंदी पर यकीन रखते हैं, या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई जेस्टर जाता है या कोई ऐसा मैसेज जाता है जिससे ये तासुर जाता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान खुदा न खासा दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए महफूज नहीं है या अपनी खुद की आवाम के लिए महफूज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स पाकिस्तान में सियासी हो या मजहबी हो, उनकी कुछ एक्टिविटीज की वजह से पाकिस्तान के तासुर जाता है। तो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हमें रोकना भी चाहिए, या क्या हमें किरदार अदा करना चाहिए एज अ मजहबी स्कॉलर, एज अ जो है लीडर, एज अ जो है वो इन्फ्लुएंसर, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए मजहब के हवाले से या इस्लामिक तर्ज अमल के हवाले से कि ये तासुर पूरी दुनिया में ना जाए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें बुनियादी जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया गलत और मनफी रिपोर्टिंग ना करे, मुस्बत रिपोर्टिंग करे। पाकिस्तान का सही और मुस्बत और खुशगवार, खुशनुमा, नुमाया चेहरा वो दुनिया के सामने पेश करे। ये है असल बुनियादी बात। दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया की इस पर बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया के ऐसे लोग जो पाकिस्तान का मनफी चेहरा दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन पेज को बंद करना चाहिए, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तीसरे नंबर पर ये याद रखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमें मीडिया पर ये पेश करना चाहिए कि भाई मिनॉरिटीज को यहाँ किस कदर और कितना ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हम बाकायदा आदाद व शुमार के साथ पेश करें। इंतखाबात के अंदर अभी हाल ही के अंदर देखा गया है कि अगर वहाँ किसी ईसाई के साथ मामला हुआ, मुसलमान किस कदर खड़े हो गए। सियालकोट का इंसिडेंट है, उसमें देखें कि पूरी दुनिया के को हमने बताया कि किस तरह से मुसलमान यहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो बात यह है, हम ये दावा रखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अकलियत और मिनॉरिटी महफूज नहीं है, और हकीकत के एतबार से तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अकलियत में है भी नहीं है। अगर सही तौर पर देखा जाए और तादाद गिनी जाए तो मुसलमान अकलियत में नहीं होते, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि किस कदर मुसलमानों के साथ वहां पर मजालिम होते हैं। कनाडा के अंदर क्या मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हुए? पाकिस्तानी फैमिली पर कार नहीं चढ़ाई गई? क्या आपके सामने न्यूजीलैंड का इंसिडेंट नहीं है? क्या वहां पर रमजान के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से तहत किया गया? मस्जिद में घुस करके एक नहीं दो नहीं दर्जनों मुसलमानों को शहीद नहीं किया गया? तो हम ये समझते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या वो ममालिक के जहाँ पर अकलियत के अंदर मुसलमान है, जैसे कि हिंदुस्तान की मैंने मिसाल दी, वहां पर तबाही है, उसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा को आना चाहिए, आलमी बिरादरी को उधर मुतवज्जो होना चाहिए। पाकिस्तान में तो सारी मिनॉरिटीज और अकलियतें महफूज हैं और हम मुनाजरा कर सकते हैं
लाइव टीवी पर बराह रास्त दुनिया के हर फिलोसफर और स्कॉलर से और दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से कि टेक्स्ट एंड फिगर आदाद और शुमार के साथ हम पेश कर सकते हैं जितनी अक़लियतें पाकिस्तान में महफूज है पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में महफूज नहीं है। जी। तो ये याद रखना चाहिए कि हमें इस तरीके से मुस्बत चेहरा सामने लाना चाहिए और ये मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी। ठीक है। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अभी जो रिसेंट केस हुआ है अमेरिका में और इस तरह की जो अभी सियालकोट वाला केस हुआ, जिस सियालकोट के बारे में हमें बहुत जो है ना ब्रीफली हमें बता दिया कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो है ना वो कहाँ कहाँ तक अप्रोच किया, यहाँ तक कि श्रीलंकन एम्बेसी तक को अप्रोच किया और वहाँ पर सब चीज़ें जो सरकारी सतह पर भी ये चीज़ें हुई थी। अच्छा, क्या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो भी इंसिडेंट हुआ एक अमेरिका के अंदर, तो क्या हुकूमत को या सरकार को इंगेज करके या सरकार को अकाउंटेबल ठहरा के ये बात या कोई ख़त या कोई ऐसा लेटर नहीं लिख सकती जो जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी बरादरी है, इनको कि भाई जो माइनॉरिटीज़ के साथ ख़ास तौर पर अभी जो जिस तरह आपने अभी थोड़े दिनों पहले की कही इंसिडेंट है कि कार चढ़ा दी गई एक मुसलमान फैमिली के ऊपर, इमाम मस्जिद को जो है ना बेरहमी से शहीद किया गया, अगवा करके शहीद किया, उसकी मजीद रिपोर्ट्स अभी तक मंजर आम पर नहीं आई और किसी मीडिया हाउस ने इसको जो है ना वो नहीं दिखाया। आप सिर्फ हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात साथ साथ ये है कि जो इंडिया में हो रही इस पर तो कि कश्मीर का मुद्दा तो चलो ठीक है, कश्मीर का मुद्दा एक बिल्कुल अलग जो है मुद्दा है, उसके ऊपर डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है, उसके ऊपर बात होती रहती है, कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो बात होती रहती है। अब तो जो इसराइल जो खुद बहुत बड़ा जालिम मुल्क है उसने भी इंडिया की इस बात पर जो है वो एक इनके अखबार में उन्होंने कह दिया है कि वहाँ पर जो है वो अब मुसलमानों के बाद जो है ना वो क्रिश्चियंस का नंबर है, माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं है। सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटीज़ नहीं, वहाँ पर जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, वो भी महफूज नहीं है। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा को बावर नहीं करवाना चाहिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के थ्रू सरकार को इंगेज करके कि भाई इनके खिलाफ जो है वो कोई इक़दाम किए जाए, इनको रोका जाए? ये एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला याद साहब ने, जैसा कि मैंने बताया कि हाल ही के अंदर इजलास बुलाया, उसमें नज़रियाती काउंसिल के सारे अरकान शामिल हुए, मैं गया था उसके अंदर। उसके अलावा तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले, ज़िंदगी के तमाम शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अफराद थे उन सबको भी उसके अंदर बुलाया गया और भरपूर नुमाइंदगी थी। समाजियात के माहिरीन को बुलाया गया, नफ्सियात के माहिरीन को बुलाया गया, सोशियोलॉजी के माहिरीन को बुलाया गया, वाइस चांसलर्स को बुलाया गया, नेशनल एक्शन प्लान के लोगों को बुलाया गया, DPO सियालकोट को बुलाया गया, अदलिया के जजेस उसके अंदर आए। हमने 8 घंटे तवील तरीन इजलास करके कोई एक पहलू हमने नहीं छोड़ा, गौर किया और तमाम पहलुओं पर हमने गौर किया। और साथ में जहाँ तक हुकूमत का मामला है तो मैं इस मामले में अला वजीर बसीरत ये कह सकता हूँ, DPO सियालकोट साहब ने जो हमें ब्रीफिंग दी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इस केस को डील किया है। 85 मुजरिम पकड़े गए। वाहिद ये जुर्म था और इंसिडेंट था जिसके 100% मुजरिमीन को और मुल्जिमान को पकड़ा गया और CCTV की मदद से पकड़ा गया। उनकी बस्तियों में जा करके रेड मारे गए और छापे मार करके उनको गिरफ्तार किया गया। कोई खेत के अंदर था, कोई मोटरवे पर गाड़ी के जरिए से पेशावर फरार होने की कोशिश कर रहा था, कोई रहीम यार खान जा रहा था। सियालकोट को पहले चारों तरफ से बंद किया गया, फिर वो मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई एक पहलू भी ऐसा नहीं था जिसको तशना रखा गया हो। 2 घंटे की प्रोजेक्टर की मदद से हमें DPO सियालकोट ने ब्रीफिंग दी और मैं समझता हूँ कि अदनान नामी एक शख्स को वजीर आजम साहब ने जो इनाम दिया है ये बहुत अच्छा और काबिल तहसीन इक़दाम था, हमने उसकी तायीद भी की है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखे, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। मैं कानूनी माहिरीन से भी इस सिलसिले में बात करूंगा और कौंसिल के अंदर अपने चेयरमैन साहब से भी बात करूंगा, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है कि शायद इस सिलसिले में हमें वजारत खारजा की मदद लेनी होगी। जी तो मेरा यही मकसद था, सरकार को इंगेज करके अपने साथ इस तरह के लेटर भी भेज सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मैं फिर अगेन ये कहूंगा, जो किरदार है वो मीडिया का है। मीडिया को इस सिलसिले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और अक़लियतों के हवाले से तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान एक आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट। यहाँ गुर्बत है, पसमानदगी है, मसाइल है, दहशतगर्दी होती है, सब कुछ। भाई यहाँ पर तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुसलमान है। अफसोस की बात है कि कोई एक गैर मुस्लिम कहीं पर कोई एक वाक़या पेश आ जाए तो इतना बड़ा ढंडोरा पीटा जाता है।
खुद मुसलमानों के साथ खुद- यहाँ पर क्या मामला है? खुद मुसलमानों के साथ क्या मामला है? ढिंढोरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ढिंढोरा भी पीटा जाता है, और ढिंढोरा पीटने के साथ साथ हमारी मुल्क के जो आवाम है वो तमाम जो अकलती जो लोग हैं उनके साथ खड़ी रहती है। एक छोटा से छोटा वाकया भी पेश आता है तो पूरा पाकिस्तान उस जगह पर एक हो जाता है। वो नहीं देखता कि कौन सा मजहब है, वो नहीं देखता कौन से नस्ल है, कौन सी जबान है, पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है और सरकार को हिलना पड़ता है। सरकार हिलने पर मजबूर हो जाती है। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहां पर अकलियतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। लेकिन अभी यहां पर जो जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि हम जो है वो इंशाअल्लाह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है वो वजारत खारजा को अपने साथ जो है वो शामिल करके एक आलमी बरादरी को जो है खत लिखेगी ताकि ये जुल्म और बर्बरियत जो इंडिया में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ और अकलियतों के खिलाफ की जा रही है, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसको रोका जाए, इसको कम किया जाए ताकि कहीं ना कहीं आकर कश्मीर का मसला भी हल हो और मुसलमानों पर जुल्म पूरी दुनिया में रोका जाए। चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ओहाया ही हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म, मुसलमानों पर दहशतगर्द, मुसलमानों दबे मुसलमान रहता है। तो नाज़रीन, आइए था आज का प्रोग्राम, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम वक्त में। अल्लाह हाफिज़।